आज हम करेंगे क्लास 12th का 6th चैप्टर स्टाफिंग। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस दैट इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। सबसे पहले जो वर्कफोर्स है उसको हम ऑब्टेन करेंगे, फिर उनको यूज करेंगे और उनको मेंटेन भी करके रखना है। जो भी वर्कर्स है उनको मेंटेन करके रखना है। इट रेफर्स टू स्टाफिंग। स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत सभी चीजें इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। कैसी वर्कफोर्स होगी हमारी, वही काम करेंगे। जैसी वर्कफोर्स होगी वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है कि हम अच्छी कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को ला सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिलेक्ट कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। अच्छी वर्कफोर्स होगी तो हम ग्रो भी ज्यादा करेंगे, सरवाइव करने में भी हेल्प करेगी हमें। कि अच्छी ग्रोथ होगी तो हम सरवाइव भी कर सकते हैं मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। मतलब ये सब इंपॉर्टेंस है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस। इसके अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, इट इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है ऑफ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग द वर्कफोर्स फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी है वर्कफोर्स उसको यूज करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। इसी की ही आर्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। स्टाफिंग प्रोसेस के ऊपर आते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेनली तो 5 स्टेप्स आते हैं, पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है तो उनके लिए 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कितनी मैन पावर चाहिए, कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी वर्कफोर्स हमारे पास है, कितनी और चाहिए। इसके अंदर हम नंबर, कितने नंबर्स में हमें चाहिए और किस टाइप की चाहिए, मतलब उनके अंदर क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब चीजें देखते हैं। तो इसके अंदर 2 एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट होता है वर्कलोड। वर्कलोड एनालिसिस के अंदर आता है हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। और सेकंड होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर आता है हमारे पास कितनी एट प्रेजेंट वर्क फोर्स अवेलेबल है। तो 2 एनालिसिस है, वर्कलोड, वर्क फोर्स। वर्कलोड मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, वर्क फोर्स मतलब कितना अवेलेबल है हमारे पास। तो ये होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की हमें कितने लोग जरूरत है। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट अट्रैक्ट्स द वर्कर्स। उन जो काम करने वाले हैं उनको अट्रैक्ट करती है। इट इंक्लूड्स सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। जो भी हमें एम्प्लॉयज चाहिए उनके लिए हम सर्च करते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर। रिक्रूटमेंट हम एक्सटर्नल भी करते हैं, इंटरनल भी करते हैं। 2 तरीके की रिक्रूटमेंट्स होती है, इसको हम डीपली आगे पढ़ेंगे। थर्ड है सिलेक्शन। जो भी हमने रिक्रूट किया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमने रिक्रूट कर लिए, अब उसके अंदर से जो हमारे काम के हैं, जो बेस्ट है, जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उनको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। एक अच्छा रिगोरियस प्रोसीजर होता है, उससे हम सिलेक्ट करते हैं। उसको भी हम डीपली पढ़ेंगे कि क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है। फोर्थ पॉइंट उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जो भी लोग सिलेक्ट किए हैं उनको अपनी अपनी जॉब दे देना, उनको अपनी जॉब्स बता देना कि तुम्हें क्या काम करना है। वो आता है प्लेसमेंट के अंदर, उनकी प्लेसेस बता देना। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉयज विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके साथ जो नए हमने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया है, सिलेक्ट किया है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना, सारी ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना आता है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के अंदर। अब उनको अपना अपना काम पता चल गया तो अब क्या करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज 5th पॉइंट। ट्रेन करेंगे उनको उस पर्टिकुलर काम के अंदर जो उनको करना है, और डेवलपमेंट के अंदर होता है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना। ट्रेनिंग सिर्फ उस प्रोसेस से रिलेटेड होता है जो उनको करना है, और डेवलपमेंट होती है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है तो स्टाफिंग प्रोसेस ओवर हो जाता है। अगर नहीं है Then 6th step is performance appraisal. Appraisal का मतलब होता है जज करना. It refers to the process of evaluating the employee's performance according to standards that are set before. जो भी standards हम पहले set कर लेते हैं उनके बेस के ऊपर उनकी performance को evaluate कर जज करना आता है इस step के
अंदर। 7th स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन होता है एक लोअर लेवल से हायर लेवल के ऊपर जाना। इट रेफर्स टू एडवांसमेंट इन द हियरार्किकल स्ट्रक्चर। हियरार्की स्ट्रक्चर के अंदर एडवांस करना, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना प्रमोशन होता है। इससे हमारी पेज, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीजें बढ़ती हैं। लास्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है पे या सैलरी से। अच्छी कंपनसेशन होगी तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अच्छे एम्प्लॉयज हमें मिलेंगे। इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं, डायरेक्ट पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट के अंदर तो हमने डायरेक्टली सैलरीज दे दी, पे दे दी, सब हो गया। इनडायरेक्ट के अंदर आता है जैसे फ्री होम्स, फ्री कार्स दे देना, और कोई सिविल अच्छे पोस्ट के ऊपर सिविल ऑफिसर है तो उसको बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड करना, ये सब चीजें आती हैं इनडायरेक्ट पेमेंट के अंदर। तो ये 8 स्टेप्स थे स्टाफिंग प्रोसेस के, इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर हमसे पूछते हैं कि एस्पेक्ट्स बताओ या फिर कंपोनेंट्स बताओ, तो उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स नहीं आते स्टाफिंग के अंदर जो हमने प्रोसेस के अंदर पढ़े हैं। सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। इन 3 को ही हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब हमने पहले जैसे देखा ही था कि अट्रैक्ट करना और वर्कर्स को, कि लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर काम करें। इसके अंदर आता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हमें सर्च करना होता है। इट क्रिएट पूल ऑफ द एम्प्लॉयज। बहुत सारे एम्प्लॉयज का एक साथ पूल बना देते हैं। तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ता है कि कौन सा सोर्स हम अडॉप्ट करें फॉर रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के लिए 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करें रिक्रूट। उसके अंदर होता है फर्स्ट प्रमोशन और सेकंड ट्रांसफर। प्रमोशन क्या होता है, एक लोअर लेवल से हायर लेवल के ऊपर शिफ्ट होना इन अ वर्टिकल मैनर। वर्टिकल मैनर के अंदर एक से ऊपर शिफ्ट होना, लोअर टू हायर, जिससे हमारी सैलरी भी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। सेकेंड है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है इट रेफर्स टू शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन टाइमिंग शिफ्ट टू अनदर। टाइम भी चेंज कर दे, इट रेफर्स टू ट्रांसफर। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वे में होता है, एक से दूसरी जगह चले जाना। इससे ना ज्यादा हमारी सैलरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता, ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर इम्पैक्ट आता, सेम ही पोजीशन पे हम रहते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स क्या है, ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होता है एम्प्लॉयज के अंदर, क्योंकि उनमें से ही कोई प्रमोट होगा। चीप है ये, कोई ज्यादा हमारे कॉस्ट नहीं लगती। कहीं जहाँ पे भी ओवर स्टाफिंग है और जहाँ पे कम स्टाफ है हम वहां से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पर इसके डीमेरिट्स भी हैं। यहाँ फ्रेश टैलेंट नहीं आता बाहर से। इसके अंदर एम्प्लॉयज है जो लेजी हो जाते हैं, उनको पता है कि हम में से ही कोई ना कोई प्रमोट तो होगा, आराम से काम करते रहो, किसी एक को प्रमोट कर देंगे। तो उसके अंदर ज्यादा कंपटीशन वाली वो स्पिरिट नहीं रहती जो अगर बाहर से होगी उसमें जो कंपटीशन स्पिरिट आएगी। और जो भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इसको अडॉप्ट कर सकती है, नए ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस मेथड को अडॉप्ट करें, तो वहां पर भी ये यूजफुल नहीं है। एक और मेथड है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके अंदर है टोटल 9 मेथड। फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्टली हम रिक्रूट कर, हम एक नोटिस लगा दें कि हमें रिक्रूट करना है एम्प्लॉयज को। तो ये होता है अनस्किल्ड के लिए या फिर सेमी स्किल्ड के लिए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है एक पोस्टर, एक नोटिस लगाकर ही। सेकेंड है कैजुअल कॉलर्स। कुछ लोगों ने हमारे पास अपनी एप्लीकेशंस भेजी होती हैं पहले से ही, उनके अंदर से हम किसी को कॉल कर लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारे काम के हैं। ये होता है थोड़े से स्किल्ड वर्कर्स के लिए। थर्ड है एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में हम एडवर्टीजमेंट्स देते हैं कि हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, इस लेवल के ऊपर हमें चाहिए या इस जॉब के लिए चाहिए। तो ये थोड़े स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। पर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और कभी कभी लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते उन एडवर्टीजमेंट्स को। बहुत सी एडवर्टीजमेंट हमारे न्यूज़पेपर्स में भी आती है, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले भी होते हैं प्रोग्राम जो गवर्नमेंट शुरू करती है। जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनको रिक्रूट करना है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों से बात करती हैं और वो वहां से रिक्रूट कर लेते हैं। पर ये होते हैं अनस्किल्ड के लिए या फिर सेमी स्किल्ड के लिए ही। फिफ्थ है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट्स भी होते हैं इसके अंदर।
जो भी प्लेसमेंट एजेंसीज बनी हुई है वो हमसे कुछ पैसे चार्ज करती हैं, हमारे लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस दोनों करके देती हैं। इसके अंदर ये हाई लेवल जॉब्स के लिए होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, जहां पर वो अच्छे ऑफर्स देकर दूसरी कंपनी से भी लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है। सिक्स्थ है कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट होता है इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, वहां से विद द हेल्प ऑफ एनी इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन राउंड्स या कोई टेस्ट लेकर हमने लोगों को रिक्रूट करना, वहां से वो रिक्रूट करते हैं हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर। कैंपस प्लेसमेंट होती है वो, ये भी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। तो अब आप लोग 12th के अंदर है तो हम लोग नेक्स्ट ईयर कॉलेजेस देखेंगे जहां पर अच्छी कैंपस प्लेसमेंट्स हों, तो वो कैंपस प्लेसमेंट ही ये है। 7th है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो रिकमेंड करते कि हमारा रिलेटिव है कोई या हमारा फ्रेंड है जो ऐसा काम कर सकता है जो भी आपको जरूरत है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको तो पता है हमें एग्जैक्टली क्या काम करने के लिए वर्कर चाहिए या हम कैसे वर्कर को रिक्रूट करना चाहते हैं, तो इसमें ज्यादा स्कैमिंग की जरूरत नहीं होती। 8th है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स है वो लेबर यूनियन बनाकर रखते हैं, जो एम्प्लॉयर्स है वो उनसे बात करते हैं कि हमें लेबर चाहिए, वो लेबर प्रोवाइड करवा देते हैं। 9th और लास्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग वेबसाइट्स बनाना, जैसे naukri.com वगैरह ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें ऐसे 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 जॉब के लिए इतने एम्प्लॉयज चाहिए, तो जी उसके अकॉर्डिंग होता है, वो एप्लीकेशंस भेज देता है। ये भी स्किल्ड के लिए होते हैं। अब इसके मेरिट्स की बात करें तो इसमें हम फ्रेश टैलेंट आता है हमारे पास, अच्छे फ्रेश लोग आएंगे, ये कंपटीशन भी एनहांस करेगा, इससे ग्रोथ भी हमारी अच्छी होगी क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं, उनके अंदर अच्छा टैलेंट है, अच्छी नॉलेज है उनके पास। इसके डीमेरिट्स भी हैं कि डिससेटिस्फैक्शन होता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है चांस कम हो जाएंगे प्रमोट होने के। बहुत कॉस्टली भी मेथड है ये और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये दोनों मेथड्स थे रिक्रूट करने के, इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन रेफर्स टू सिलेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। जो भी हमने रिक्रूटमेंट के अंदर पूल क्रिएट किया था उसके अंदर से बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करना होता है इस प्रोसेस के अंदर। सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं हम। फर्स्ट स्टेप इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर आता है इंटरव्यू लेकर या किसी और तरीके से हम जो भी हमारे कैंडिडेट्स हमें नहीं चाहिए उनको अलग से सेपरेट करते हैं। सेकंड होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। इसके अंदर हम एक टेस्ट लेते हैं, कोई भी रिटन टेस्ट हो सकता है, कोई ओरल हो सकता है, कोई भी हम कोई एक्टिविटी करवा के देख सकते हैं उनसे, किसी भी तरीके का टेस्ट हो सकता है जो उनकी एबिलिटीज को जज करता है। इसके अंदर फर्स्ट टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिससे हम उनके इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं, उनके आईक्यू को टेस्ट करते हैं। सेकेंड है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट से हम टेस्ट करते हैं कि वो कितनी जल्दी सीख सकते हैं कुछ, व्हाट इज देयर एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग और लर्न एनी न्यू स्किल। न्यू स्किल को लर्न करने की एबिलिटी चेक होती है एप्टीट्यूड टेस्ट से। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर हम चेक करते हैं देयर वैल्यूज, देयर बिलीव्स, देयर एटीट्यूड, किस तरह के वो लोग हैं। फोर्थ है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर भी जज कि उनकी स्किल्स क्या हैं, उनके अंदर प्रेजेंट क्या स्किल्स हैं, वो हम चेक करेंगे ट्रेड टेस्ट में। और एप्टीट्यूड में चेक करते हैं हम कि वो नई स्किल्स कैसे सीख सकते हैं, कितनी जल्दी सीख सकते हैं, कितनी एबिलिटी है उनके अंदर। फिफ्थ है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि उनका क्या इंटरेस्ट है, कैसी जॉब उनको सेटिस्फाई करेगी, कैसी जॉब वो कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट लेते हैं हम। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, थर्ड इज इंटरव्यू। उसके बाद टेस्ट हो गया, अब हम फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे। थर्ड है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, पर्सनल कनेक्शन बनता है, कम्युनिकेशन करता है इंटरव्यूअर और कैंडिडेट। इससे हमें पता चलता है उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उनके अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सब चीजें इंटरव्यू से पता चलती है। फोर्थ इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के अंदर क्या होता है, जो कैंडिडेट है वो कुछ नेम्स प्रोवाइड करता है, उनके एड्रेस प्रोवाइड करता है जिनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें पता चलता है उस कैंडिडेट के बारे में कि वो कैसा है। हम उनसे सिर्फ रेफरेंस ले सकते हैं कि इन कैंडिडेट के बारे में बताओ वो कैसे हैं। पर ये थोड़ा सा बायसनेस होता है, नाम कौन दे रहा है, कैंडिडेट खुद दे रहा है। कैंडिडेट उन्हीं का ही नाम देगा जो उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, जो उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे उसका नाम ही क्यों देगा। तो ये थोड़ा सा बायस रहता है।
फिफ्थ पॉइंट इज सिलेक्शन डिसीजन। जो भी मैनेजर है वो हर डिटेल को अच्छे से पढ़ेगा, गो थ्रू करेगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगी उसको, वरना वो अप्रूव कर देता है इस कैंडिडेट के लिए कि हाँ नेक्स्ट स्टेप यू कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। सिक्स्थ आता है मेडिकल चेक। सिक्स्थ स्टेप तक, फर्स्ट टू सिक्स स्टेप तक हम लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ स्टेप लास्ट रिजेक्शन होता है। अगर सिक्स्थ स्टेप उसका क्लियर, मतलब यू आर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। मेडिकल चेक के अंदर क्या करते हैं, उसका मेडिकल चेकअप करते हैं सिंपल, कि भाई वो फिट भी है कि नहीं है। सेवंथ होता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर होता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर सब कुछ लिखा जाता है कि तुम्हें किस टाइम पर काम करना है, किस पे स्केल के ऊपर काम करना है, वो एक्सेप्ट करता है जो भी कैंडिडेट है। उसके बाद एट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको जॉब ऑफर एक्सेप्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है कैंडिडेट के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसके अंदर हर चीज लिखी जाती है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या पे होगी, किस टाइम पर आना है, हर चीज लिखी जाती है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है। यहाँ पर सब कुछ डिसाइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि क्या कुछ उस कैंडिडेट को करना है, और यहाँ से वो बन जाता है हमारा कैंडिडेट से एम्प्लॉय। अब है थर्ड एस्पेक्ट या फिर कॉम्पोनेंट स्टाफिंग का, दैट इज ट्रेनिंग। Training refers to increasing the skills, knowledge and ability of the worker related to that work, उस work से related, and development refers to overall growth of that employee. Next बात करते हैं हम importance की। इम्पोर्टेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक एम्प्लॉय के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है कि एफिशिएंट यूज होगा रिसोर्सेज का, अगर ट्रेन किया होगा तो वो अच्छे से यूज करेगा रिसोर्सेज को, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, और प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उसको मशीन्स को, टेक्नोलॉजीज को, सबको अच्छे से यूज करना है क्योंकि वो ट्रेंड है, एजुकेटेड होगा। तो इन दोनों चीजों से हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, वो सेफ रहेगा, उसको टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को ऑपरेट करना आता होगा, कोई भी एक्सीडेंट होने के चांस नहीं होंगे या कुछ चांस रिड्यूस हो जाएंगे। उसकी भी डेवलपमेंट होगी, ट्रेनिंग से उसकी डेवलपमेंट होगी, वो नई चीजें सीखेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब रेफर्स टू वेयर वी ट्रेन वाइल वर्किंग। इसके अंदर कंसेप्ट यूज होता है लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते हम वो सीख जाएंगे। ऑन द जॉब होता है वो जॉब के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वहीं पर सीख लेंगे। ऑफ द जॉब होता है अवे फ्रॉम द जॉब। ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द जॉब रेफर्स टू दिस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर कंसेप्ट यूज होता है लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीख लेना। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स होती है वो किसी टेक्निकल चीजों के लिए या कुछ जहां पर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स को यूज करना होता है उसके लिए होती है। अब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करवाना एक दूसरे से एम्प्लॉय को। इसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे वो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सकता है, उसको सब चीजों के बारे में पता होता है, हर एम्प्लॉय को वो जानता होता है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग रेफर्स टू द ट्रेनिंग वेयर वी मेक अ डुप्लीकेट मॉडल। यहाँ पर हम डुप्लीकेट मॉडल बनाते हैं उस चीज का जिसको हमने यूज करना है। ये किसी एक्सपेंसिव हाईली इक्विप्ड चीजों के लिए होता है जिनको यूज करना हम उस मॉडल से सिखाते हैं एम्प्लॉयज को कि इसको ऐसे यूज करना है। ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। थर्ड इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिस का मतलब होता है हमारे मास्टर्स। इसके अंदर हम हमारे मास्टर्स के अंडर रहकर उस जॉब को सीखेंगे। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, हम हमारा काम करते रहते हैं, हमारे मास्टर्स हमें गाइड करते हैं और हम उस चीज को सीख लेते हैं। ये छोटे मोटे स्किल्ड चीजों के लिए होता है, जैसे कोई कारपेंटर हो गया, कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, इन लोगों के लिए ये होता है। इसके अंदर बस हम काम करते रहते हैं, हमारा मास्टर हमें गाइड करता रहता है और हमें कुछ स्टिपेंड मिलता है। स्टिपेंड मतलब पे मिलती है थोड़ी बहुत, कुछ भी। फोर्थ इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर जो कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बिजनेस फर्म्स के साथ टाई अप करता है। कॉलेज से स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बिजनेस फर्म के अंदर जाते हैं, कुछ टाइम तक काम करते हैं, सीखते हैं। इसके अंदर जैसे कुछ समर इंटर्नशिप्स होती है, हम नेक्स्ट ईयर कॉलेज में जाएंगे तो हमें पता चलेगा अच्छे कॉलेजेस के अंदर ये चीजें होती हैं, तो वो चीजें इसके अंदर आती हैं। समर इंटर्नशिप्स हो गई जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत पे मिलता है और हम चीजें सीख लेते हैं बाय द वे ऑफ इंटर्नशिप्स। तो ये 4 मेथड्स थे ट्रेनिंग के।
ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है। डिफरेंस के अंदर हम लिख सकते हैं कि ट्रेनिंग होता है सिर्फ उस वर्क से रिलेटेड और डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ये नैरो कंसेप्ट है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट है जो वाइडर कंसेप्ट है। ट्रेनिंग होता है जॉब ओरिएंटेड और डेवलपमेंट होता है करियर ओरिएंटेड। ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं। 1 मार्क के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्शन होता है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि हम सिलेक्शन के टाइम पे कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, और जो रिक्रूटमेंट होता है दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप, जिसके अंदर हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते। तो ये था चैप्टर 6। आई होप सबको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।